अच्छा, हमारे इतिहास की हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ डार्क सीक्रेट, कुछ इत्तेफाक और कुछ कड़वे सच जो छुपे रहते हैं। आज उन्हीं कड़वे सच, डार्क सीक्रेट, कोइंसिडेंस, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक दुबे, जो डायरेक्टर और फाउंडर हैं उत्कर्ष एकेडमी की। तो आइए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? फिर हेलो। से एक बार स्वागत। थैंक यू कुणाल। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं 19 जून 1941, सोवियत यूनियन तैमूर की कब्र खोलती है। बट उसके 3 दिन बाद जो होता है, अब या तो कह सकते हो वो कोइंसिडेंस है, बट क्या एक कर्स हो सकता है ये? यस, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है हिस्ट्री में। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब यूएसएसआर हम्म। फ्रंट पर लड़ रहा था, तो उसी समय यूएसएसआर में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, वो उज़्बेकिस्तान में गुर उल अलम एक जगह है जहाँ पर तैमूर लंग की कब्र है। हम्म। तैमूर लंग एक बहुत फेमस किंग रहा है, मंगोलियन एम्पायर से जुड़ा हुआ। इन 1398 उसने इंडिया पर अटैक भी किया था और दिल्ली का मैसेक्योर, बहुत फेमस मैसेक्योर उसके कारण हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तैमूर को दफनाया गया तो उसकी कब्र पर यह लिख दिया गया था कि यदि तुमने इस कब्र को ओपन किया तो ऐसा ही अटैक जैसा तैमूर ने किया था वैसे अटैक तुम्हारे देश पर होंगे। जब रशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको ओपन कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने मना भी किया, बट 19 जून 1941 उस कब्र को ओपन कर दिया गया। एंड कोइंसिडेंस था या हिस्ट्री, जस्ट 2 दिन बाद जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। तो बिल्कुल इसे कहा जाता है कि एक श्राप था तैमूर लंग की कब्र का, जो यूएसएसआर पर पड़ा था, बट ऑपरेशन ऐसे बारबरोसा। कर्स के सच में एग्जिस्ट करते हैं? हो सकता है कोइंसिडेंट हो, ये कोइंसिडेंस ही होते कोइंसिडेंस हो। हैं, ऐसे अभिशाप की चीज़ें नहीं होती। आप सभी को पता है कि इजिप्ट की जो ममीज़ हैं, उनमें सभी में बहुत सारी चीज़ें लिखी चीज़ें थी, होती है हाँ। जिन पर मूवीज़ भी बनती है। बट चूंकि हम मूवीज़ या बुक्स या ऐसे लिटरेचर को मानते हैं, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सब सच है, बट ऐसा होता नहीं। अब ऑपरेशन बारबरोसा से टेक्निकली यूएसएसआर का नुकसान उतना नहीं हुआ। स्टार्टिंग में नुकसान हुआ, लेकिन फिर जब यूएसएसआर ने पलटवार किया तो जर्मनी हारा उसमें। तो ऐसे में कोइंसिडेंस ही कहा वो जाएगा आदमी इसे। बस एक चीज़ देखता है, पूरी कहानी उसको देखते नहीं, फिर उसके हिसाब से आपने बोल दिया कर्स है। जी। अब इस पे ही आते हैं, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, दोनों की डेथ क्या एक कोइंसिडेंस थी, या फिर इसमें आती है एक थ्योरी, क्या ये पैरेलल यूनिवर्स में एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक दूसरे की लाइफ इसमें सेम है? एक्चुअली अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों का टेन्योर हम देखें तो 100 ईयर का गैप है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट हैं और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट हैं, है ना, लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो अभी चल रहे हैं। लेकिन दोनों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे या दोनों की कुछ सीक्रेट्स ऐसे देखेंगे जो आपको लगेगा कि ये 100 ईयर की एक पैरेलल हिस्ट्री है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जो प्रेसिडेंट बने। जॉन एफ कैनेडी भी सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जो प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन ने 1860 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता, तो जॉन एफ कैनेडी ने 1960 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी में दोनों का असैसिनेशन फ्राइडे के दिन हुआ। अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था लिंकन, हाँ। जिन्होंने कैनेडी को मना किया था कि आप वहां वहाँ मत मत जाइए। और अब्राहम लिंकन लिंकन के के सेक्रेटरी का नाम था कैनेडी, कैनेडी, जिन्होंने उन्हें मना किया था। अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई थी थिएटर में, थिएटर when में वो थिएटर देख देख रहे रहे थे, थे। और गोली मारने वाला पर्सन थिएटर से गोली मारकर वेयर हाउस में भागा था, जहां उसे पकड़ा गया था। सेम जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई थी वेयर हाउस से, और पर्सन वहां से थिएटर भागा था। दोनों ही प्रेसिडेंट के बच्चों की डेथ व्हाइट हाउस में, मतलब प्रेसिडेंट रहते हुई हुई। दोनों के बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं, दोनों के नाम जॉनसन है। दोनों डेमोक्रेटिक हैं। जब अब्राहम लिंकन के बाद जो मिस्टर जॉनसन प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका बर्थ 1838 का है, तो वहीं कैनेडी के बाद जो जॉनसन बनते हैं उनका 1938 का है। तो ये जो 100 ईयर का कोइंसिडेंस है, ये अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच में एक पैरेलल मिथ सा क्रिएट करता है। एंड बहुत सारी थ्योरीज ये कहती है कि अमेरिकन्स आर वेटिंग फॉर 2060,
कि 1860, 1960 एंड व्हाट विल बी इन 2060. तो लेट्स सी, बट ऐसा नहीं है, एक कोइंसिडेंस अगेन माना जा सकता है. बट इतनी सारी चीज़ें इत्तेफाक होना, क्या सच में या फिर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है? चल एक चीज़ हो, हमने मान लिया इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, बट हर एक एक चीज़ यहाँ पर भी अगेन मैं कहूँगा कि दो थ्योरीज होती है. अगर हम साइंस के एंगल पर चलें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र घटनाएं हैं जो अलग अलग समय पर हुई और वो लिंक हो रही हैं. लेकिन अब अगर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इन सब पर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके व्यूज़ को देखें तो ऑब्वियस सी बात है, वो कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड ये क्योंकि सारी थ्योरीज चीज़ें बहुत आती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अब बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत के तीनों वॉर पे डिटेल में. बैटल ऑफ पानीपत, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 बैटल्स की बात करूं तो उसमें तीनों पानीपत के बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं. पहला जो पानीपत का बैटल है वो अप्रैल 1526 में हुआ. ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी थे. इब्राहिम लोदी उस वक्त दिल्ली सल्तनत के किंग थे और इंडिया में उस समय रूल कर रहे थे. बाबर एक्चुअली समरकंद उज्बेकिस्तान से आए थे और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी ये वॉर हुआ. ये वॉर पहला वॉर है इंडिया का जिसमें पहली बार बारूद यूज हुआ था. इसके पहले बारूद का उपयोग नहीं था. बाबर लाया था वहाँ से. बाबर एक्चुअली कहा जाता है कि जो गन पाउडर है वो चाइना में डिस्कवर हुआ था. चाइना से मंगोल और मंगोल से फिर वो बाबर के पास आया था. मैं कहूँ कि गन पाउडर के यूज़ ने क्या किया, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि इंडिया में जितने भी वॉर लड़े जाते थे उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती थी एलिफेंट. बट जब से गन पाउडर का यूज चालू हुआ एलिफेंट्स का यूज बंद हुआ, क्योंकि एलिफेंट उल्टी आर्मी में घूम जाता था. तो इस तरीके से पानीपत का फर्स्ट वॉर वो है जिसने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया इंडिया में. सेकेंड वॉर जो है वो 1556 में हुआ, जो अकबर वर्सेस हिमू कहा जाता है, हेमराज, जो शेरशाह सूरी के ही एम्पायर में एक पर्सन थे और उनके बीच हुआ. और इसमें भी कहा जाता है कि अकबर ऑलमोस्ट ये वॉर हार चुके थे. ही वॉज 13-14 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, जो बैरम खान के अंडर में लड़ रहे थे. लेकिन लास्ट टाइम पर हिमू की आंख में तीर लगता है और हिमू हार जाते हैं. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था उस समय के हिसाब से बात करूं. मतलब आज मैं कहूं तो उसने हमारी हिस्ट्री डिसाइड करी. इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं अपन. थर्ड पानीपत का वॉर 1761 का है, 1761, 14 जनवरी 1761. ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 जनवरी हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वॉर एक्चुअली मराठा वर्सेस अफगान लीडर अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, उनके बीच हुआ. अब मराठा ये वॉर क्यों लड़ रहे थे? एक्चुअली मराठा ये वॉर लड़ रहे थे दिल्ली में जो मुगल किंग थे उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मराठास मुगल एम्पायर से एक टैक्स वसूल करते थे जिसे चौथ टैक्स कहा जाता था, कि रेवेन्यू का 1/4 पार्ट ये सुरक्षा के लिए होता था कि कोई भी आप पर अटैक करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे. तो मराठास ने अटैक जो रोका दिल्ली पर. अहमद शाह अब्दाली जो दिल्ली पर अटैक कर रहे थे और मराठा जो पुणे से दिल्ली तक पहुंचे थे, इन दोनों के बीच में ये वॉर था. अब इस वॉर में मराठा अगर मैं तरफ से बात करूं तो सदाशिवराव जो भाऊ उसमें दिखाए गए वो कमांडर इन चीफ थे उस समय. आप सभी ने बाजीराव मस्तानी मूवी अगर तुमने देखी हो तो बाजीराव मस्तानी में जो चीमा जी का कैरेक्टर दिखाया गया है, बाजीराव के पेशवा के भाई, जो छोटे भाई दिखाए गए चीमा जी, चीमा जी के बेटे थे सदाशिवराव. और वो इस 1761 के वॉर में रिश्ते बीच में आ गए. बिल्कुल 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 वही चीमा जी, उनके बेटे थे सदाशिवराव और उन्होंने फाइट किया था. अब हुआ ये 1761 के इस वॉर में मराठा तो हार गए क्योंकि सदाशिवराव बाकी सारे लीडर्स की डेथ हुई. अहमद शाह अब्दाली जीत तो गया, लेकिन उसी समय उसे ये पता चलता है कि अफगानिस्तान में जो उसका एम्पायर है, दुरानी एम्पायर, वहां उसके भतीजे ने रिवोल्ट कर दिया है. तो अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया. तो वो जीत कर भी रूल नहीं कर रहा है, मराठा है नहीं, मुगल ऑलमोस्ट वीक हो चुके हैं. तो फिर इंडिया में आया एक वैक्यूम और इस वैक्यूम को फिल किया ब्रिटिशर्स ने. तो ऐसा कहा जाता है कि प्लासी का वॉर 1757, बक्सर वॉर 1764 और ये पानीपत का थर्ड वॉर 1761, ये 3 वॉर 7 साल के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को इंडिया में सुप्रीम लीडर बना दिया. इन शॉर्ट काया पलट दी कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री को चेंज करने वाले वॉर कहे जाते हैं. अब इसमें 2 बात आती है. अगर मराठा ये युद्ध जीत जाते, हारते नहीं, तो क्या दिल्ली पे राज करते फिर?
पॉसिबल था। मराठास एक समय इंडिया में सुप्रीम लीडर बन कंट्रोल चुके आ थे, रहा था, इनका प्राइम क्योंकि पे थे पुणे ये। में उनका रूल पेशवा का चल रहा था। उन्हीं से कनेक्टेड थे होलकर डायनेस्टी जो इंदौर में जिनका रूल चल रहा था, मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधे जो सिंधिया डायनेस्टी ग्वालियर में बना चुके थे, ऐसे ही तुकोराव जी पवार जिनका देवास का जो एरिया है यहाँ पर उनका रूल था, गायकवाड़ फैमिलीज जिनका बड़ौदा में रूल था, भोसले परिवार जिनका नागपुर में रूल था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मराठास का कंट्रोल इंडिया के बहुत बड़े एरिया में हो चुका था। तो अगर ये वाला वॉर मराठास जीतते तो पॉसिबल था कि मराठास की सुप्रीमेसी बनती। और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हो सकता फिर ब्रिटिशर नहीं आते। देखो और ये जीतते। हिस्ट्री में कई बार चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस वाली हो If and जाती कि buts. इफ एंड बट्स, बट अगेन हिस्ट्री वही रहेगी जो हुआ है। क्योंकि उनके तो पास कंट्रोल था ना, यहाँ से अफगान भी चले गए थे, मराठा तो हार चुके थे। अफगान का जाना भी उस समय कोइंसिडेंस ही था कि भाई उस समय सडन रिवोल्ट वहां अफगानिस्तान में हो गया, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। बट यस कि मराठास अगर वो वॉर जीतते तो शायद हमारी हिस्ट्री कुछ अलग होती। अब इसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी की हमने बात करी, मीर जाफर हम्म, गद्दार हिंद, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो हो सकता ब्रिटिशर्स आते ही नहीं। क्योंकि पहला वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, पहला वॉर था जिसमें ये हार गए। उसके बाद इन बहुत बड़ा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आया था। एक्चुअली अगर मैं इंडिया में ब्रिटिश हिस्ट्री को हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना ऑलमोस्ट 1600 के समय हो चुका था, जब अकबर के समय मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, जहांगीर ने परमिशन दे दी। लेकिन 1600 से 1757 मतलब ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एज अ ट्रेडर इंडिया में थी। उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं आया था। प्लासी का वॉर वो पहला वॉर था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला। हालांकि तब भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया, उससे पहले बट भी उसे मैंने मिला। रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि ये लोग बहुत सारा कंट्रोल ले रहे थे। ये कंट्रोल टैक्स मना कर रहे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब वाज अ लास्ट पावरफुल मुगल किंग। औरंगजेब की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कोस्टल एरियाज में अपनी पावर को इंक्रीज करने लगी, और यही रीजन था कि बंगाल में जब सिराजुद्दौला ने इस ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज किया तो सिराजुद्दौला के वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव ने जो वॉर किया, यही था प्लासी का वॉर। अब इस वॉर में सिराजुद्दौला को पूरा यकीन था, जो नवाब था उस समय, कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ये सारे फ्रेंड्स उसकी मदद करेंगे। और ये वॉर में तो कमांडर था ना उसका, मीर जाफर नवाब खास था और मीर जाफर उसका मेन खास दोस्त था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अपनी तरफ पहले ही कर चुका था कि तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं सिराजुद्दौला के बाद ये हारेगा और इसके बाद नया नवाब मैं बंगाल का तुम्हें बनाऊंगा। तो यहां से मीर जाफर ने जो गद्दारी करी, उस गद्दारी को आज भी इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है, गद्दार हिंद के नाम से टैग दिया जाता है। ऐसी ही गद्दारी में राजा जयचंद का नाम भी एक बार आता है, हालांकि ये प्रूव नहीं है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जिसे कहा जाता है। हालांकि इसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता, कुछ जगह मिलता भी है, कुछ जगह नहीं भी मिलता है, तो हम उस पर कुछ सॉलिड नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अब बहुत कम लोगों को ये पता है, पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान का फॉर्मेशन कराया, तो पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इस्कंदर मिर्जा, और इस्कंदर मिर्जा के दादाजी के दादाजी मीर जाफर है। मतलब वही डायरेक्ट जो फैमिली है वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट है। खून में गद्दारी कहो या, लेकिन हाँ, ये एक हिस्ट्री का एक पॉइंट है जो लिंक होता है। तो क्या सच में अगर मुगल उस टाइम जीत जाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो फिर उनका राज नहीं होता? क्योंकि पहला वॉर था ये, उसके बाद इनका कंट्रोल, हाँ, मतलब ऐसा कह सकते कि देखिए इंडिया में नहीं बढ़ने होता, लगा था। नहीं होता तो नहीं कह सकते, बट ये वाली पॉइंट हम कहा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स को और समय लग सकता था, पॉसिबल। अच्छा, हमारे इतिहास की ओवरऑल या यहीं की बात करें, सबसे डेंजरस किंग कौन से थे? अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बात वर्ल्ड हिस्ट्री या यहाँ की इंडियन हिस्ट्री में, तो देखो इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई डेंजरस किंग नहीं आया। वर्ल्ड की बात करते हैं फिर इंडिया की, पहले वर्ल्ड की करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे डेंजरस किंग अब तक अगर मैं बोलूं एज अ मैसेकेयर, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को मरवाया है, एन आंसर इज चंगेज खान। चंगेज खान 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मंगोलिया के किंग थे, उलान बटोर जिसकी कैपिटल आज है।
और ऐसा कहते हैं कि चंगेज खान ने अपना एम्पायर इतना बड़ा फैलाया कि जो दुनिया में आज तक इतना बड़ा एम्पायर किसी का नहीं बना। मतलब उनका एम्पायर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से लेकर उनका एम्पायर टर्की तक था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके अंडर में था। और ऐसा कहा जाता है कि उन एम्पायर बनाने के लिए वो जिस भी एरिया में अटैक करते थे वहां पर दो ऑप्शन रखते थे, या तो हमारे को ज्वाइन करो या मरो। तो ऐसे में ऑलमोस्ट शहर की शहर तबाह कर दिए गए थे चंगेज खान के थ्रू। और अप्रॉक्स माना जाता है कि लगभग 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को उसने मारा था। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि जर्मनी कहाँ अटैक किया था उनने, उससे पहले पॉपुलेशन वहाँ की थी 22 लाख उस कंट्री की, उसके बाद बची थी 2 लाख। इसने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया था। हाँ, तो ऐसे में चंगेज खान, चूंकि उस एरिया में लोगों का मरना, फिर चंगेज खान के सोल्जर वहां रह जाते हैं, तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आज दुनिया की जो 20% पॉपुलेशन है वो चंगेज खान के ही वंश फैमिली से, उन्हीं के हर वंशज 200 हैं। में से एक क्योंकि जहां भी वो गया गया वहां है। पर उसके सोल्जर्स रहे और वो चंगेज खान से कनेक्टेड थे। चंगेज खान जब समरकंद के एरिया में आया था, जो ख्वारिज़्म का एरिया कहा जाता है, वहां पर एक लीडर था उनका जलालुद्दीन, वो उसको मारने के लिए आया। तो जलालुद्दीन ने इंडिया में उस समय किंग थे इल्तुतमिश, उनसे शेल्टर की बात करी कि भाई मुझे बचाओ उससे। इल्तुतमिश को पता था कि अगर उसने शेल्टर दिया तो चंगेज खान का अटैक इंडिया में भी हो सकता है। पर और इंडिया में एक बार आ गया तो यहाँ जो गोल्ड और जो प्रॉस्पेरस चीजें हैं उसको देखकर चंगेज खान इस एरिया को भी बर्बाद कर देगा। तो इल्तुतमिश ने एक इंटेलिजेंट, मैं कह सकता हूँ, एक डिसीजन लिया कि वो उसको शेल्टर नहीं दिया, और इस कारण चंगेज खान इंडिया में नहीं आया। तो चंगेज खान ने पूरे एशिया पर अटैक किया, बट इंडिया पर उसका अटैक नहीं हुआ। ये भी रीज़न कहा जाता है कि इंडिया में उसने सोचा भी था, बट यहाँ पर जो ह्यूमिड क्लाइमेट हमारा है, हॉट क्लाइमेट, यहाँ पर उसके घोड़े सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी रीज़न था कि वो नहीं आया। बट अगेन चंगेज खान का इंडिया तक अटैक नहीं हुआ ड्यू टू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार में आज भी है, और कई लोग जो हिस्टोरियन है वो जाकर वहाँ पर कहते भी कि थैंक्स, क्योंकि अगर चंगेज खान इंडिया आता और यहाँ का मैसेक्योर बनता तो हमारा जो जीन्स इंडिया के हैं वो जीन्स भी मंगोलियन जीन्स होते हैं। मतलब जो लुक चाइनीज लुक है ना, जैसे हम मंगोलॉइड रेस के लोग, सब कुछ चेंज हो जाता है। और उसके बाद इंडिया का कोई सबसे इंडिया में ऐसा कोई भी किंग इस लेवल पर नहीं रहा। डेंजर, देखो ऐसे हम कहें कि कन्वर्जन कराया, मंदिर तोड़े, ये सारी चीजें एक किंग, हम अगर मैसेक्योर के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा मैसेक्योर हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने ही किए हैं। जो जलियांवाला बाग मैसेक्योर हो या और भी अदर मैसेक्योर्स हो, जो अकाल में जो फेमाइन जितने ब्रिटिशर्स के समय पड़े और इन फेमाइन में जितने करोड़ लोगों की डेथ हुई, उससे बड़ा मैसेक्योर इंडिया में किंग ने कभी किसी ने नहीं किया। मतलब फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू हम मुगल्स तक आए तो ऐसा मैसेक्योर बड़े लेवल पर किसी किंग ने नहीं करा। जो ब्रिटिशर्स ने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अलेक्जेंडर इंडिया में मैसेक्योर लेकर नहीं आया था टेक्निकली। अलेक्जेंडर ने इंडिया में मतलब इंडस रिवर तक अटैक किया, पूरे दुनिया पे राज करने का। तो इंडिया बहुत बड़ा इंडिया था, करना ही पड़ेगा दुनिया पे राज लेकिन करना है तो। उसमें मैसेक्योर बड़े लेवल पर नहीं था अलेक्जेंडर का। हाँ, ये है कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का एरिया पूरा, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता, तक्षशिला जहाँ यूनिवर्सिटी थी, वो एरिया पूरा अलेक्जेंडर ने अपने अंडर में रखा था। सेल्यूकस निकेटर जो उनके गवर्नर थे, वो वहां पर गवर्नर थे, जिनकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य से की गई थी। टॉप 5 डेंजरस नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर किंग बोल लो हिस्ट्री के। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर उनके डिसीजन या उनके एम्पायर से अगर हम समझे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें कुछ लीडर्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिलते हैं जिनके एक डिसीजन ने चीज़ें बदली है। जैसे वो हिटलर हो जर्मनी से, या स्टालिन हो यूएसएसआर से। उसी समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं। एक समय क्वीन विक्टोरिया को भी स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है, जिनके समय एम्पायर, मतलब आज हम इंग्लैंड में किंग देखते हैं जो चार्ल्स III, इनके मतलब फादर, मतलब इनकी अगर मैं ऐसे कहूँ तो इनकी मदर की दादाजी की मदर क्वीन विक्टोरिया 1857 स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर मानी जाती है। बट एसएच मैं अगर कहूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हमें 20th सेंचुरी में ही ज़्यादा मिलता है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कौन है? टॉप 5 बताओ। आज के टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अलग अलग सर्वे होते हैं, या मेरा अपना अकेला पर्सनल ओपिनियन शायद मैटर नहीं करता। बट आज के समय में स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स में एक हमें यूएस के प्रेसिडेंट दिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप।
दूसरा, अभी हमें स्ट्रॉन्ग लेवल पर अगर हम देखें तो यूएस जो रशियन फेडरेशन है उसके हेड पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। थर्ड नंबर पर मैं चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को रखूंगा कि हालांकि ईरान वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन बहुत सेफ वो खेल गेम रहे हैं। खेल रहा है। तीसरा, चौथे लेवल पर अगर हम कहें तो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें तो कुछ कोई बिजनेसमैन जनरली रखे जाते हैं जिनके आइडियाज़, जिनके आइडियोलॉजी बहुत है ना इफेक्ट करती है। एलॉन मस्क हो या लैरी पेज हो गूगल, या तो ये कई बार ना इनके भी इन्फ्लुएंस बड़े लेवल पर बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी रख सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन फिलहाल कहते हैं ना लीडरशिप उस लेवल पर दिखती है जब लीडरशिप हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी हमको लीडरशिप वैसी ना दिख रही हो, बट नो डाउट इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और जो हमारा एक ह्यूज क्राउड है जो सोशल मीडिया के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इस वक्त प्राइम लीडर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। बट इसमें हम कह सकते हैं मोदी जी से पहले ये फैक्ट है कि हम जियो पॉलिटिक्स रेस में बहुत पीछे थे। मोदी जी के बाद से हमें वर्ल्ड में थोड़ा अच्छा रिकॉग्निशन मिली है और जियो पॉलिटिक्स रेस में भी हम आगे हैं, बड़े। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अगेन अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि किसी भी लेवल पर याद रखना, मतलब ये जनरेशन जनरली यंग जनरेशन जो है वो थोड़ा सा इस लेवल पर सोचती है कि जो आज हमारे पास है वो हमारे कारण है। तुम जो भी काम कर पा रहे हो उसका रीजन तुम्हारे फादर है, और फादर ने अगर कोई चीज की तो उसका कारण दादाजी है। तो कंट्री किसी एक पर्सन से नहीं बनती। कंट्री को बनाने वाले फ्रॉम पंडित नेहरू टू नरेंद्र मोदी, हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हाथ है, उसमें मिसेस इंदिरा गांधी का भी हाथ है, और उसमें मोदी जी का भी हाथ है, इवन आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स का भी हाथ। बट बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए गए मोदी जी के, उसमें अयोध्या ले लो, हम बात करना नहीं चाहेंगे, बट बहुत सारे मेजर डिसीजन जो पहले की गवर्नमेंट ने नहीं लिए थे। और सबसे बड़ा रीज़न आप पहले देखो, ताज होटल या पहले जो अटैक्स होते थे हम कभी भी रिटेलिएट नहीं करते थे, रिवेंज नहीं लेते थे। बट अब जो उरी हुआ, जितने भी हो रहा के है, हिसाब से होता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है। लाइक बिफोर 1991 हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। मतलब हमें पता था कि अगर हम कोई ऐसे डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजन के बाद हमारी इकोनॉमी सडन कोलैप्स करेगी। आज हमारी इकोनॉमी इस लेवल पर वर्क कर रही है कि बाहर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी नहीं वैसे मतलब प्रॉब्लम में आ रही है, उतनी प्रॉब्लम में हमको नहीं दिख रही है। इसलिए शायद देखो, डिसीजन याद रखिएगा, डिसीजन किसी एक पर्सन का नहीं होता, डिसीजन पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो कई बार अदर सिचुएशंस भी मैटर करती हैं कि उसका एक्चुअली असर किस लेवल पर पहुंचेगा। तो शायद, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, जो मेजर डिसीजन थे पुरानी गवर्नमेंट चाहती तो ले सकती थी, बट लिए मोदी सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब रही बात फैसलों की, तो कई बार फैसले होते हैं कि ऑन स्पॉट वो फैसला सही लगता है, बट कुछ समय बाद लगता है कि वो फैसला गलत ले लिया गया। या कई बार होता है कोई छोटा सा फैसला होता है और वो फैसला आज बहुत बड़ा दिखता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन प्रधानमंत्री अच्छे हैं, कौन प्रधानमंत्री बुरे। सारे प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए काम किया है और आगे आने वाले प्रधानमंत्री भी देश के लिए काम करें। फ्यूचर में आप कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर को देखते हैं ये बन सकता है यार? देखो, बीजेपी की जिस लेवल पर चल रही है, जिस तरीके से बीजेपी की वर्क शैली में देखता हूँ कि सडन डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि कोई मध्य प्रदेश में नहीं सोच सकता। ऐसी भजन लाल शर्मा सडन चीफ मिनिस्टर बनते हैं राजस्थान में, तो मे बी पॉसिबल कि सडन कोई ऐसे पर्सन बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर आएंगे जो शायद हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। फेम में नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है। अभी हम प्रेजेंट पे आ गए थे, फिर से पास्ट पे चलते हैं। शेर सूरी, हुमायूं, ताजमहल और शाहजहां का क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? देखो, इनका डायरेक्ट लिंक ऐसा मैं कहूँ तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, शेरशाह सूरी सूरी एम्पायर के थे, हुमायूं, ताजमहल, शाहजहां, ये सबका लिंक मुगल एम्पायर से था। बट ऐसा कहा जाता है, मतलब जनरली अगर आप देखो, शेरशाह सूरी ने 1839 और 1539 1540 हुमायूं को हराया था, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज में। और हुमायूं इंडिया से छोड़कर बाहर चले गए थे, जिससे मुगल एम्पायर खत्म माना जाता था। शेरशाह सूरी के कारण हुमायूं बहुत परेशान रहे। अब ये एक अलग कहानी है। शेरशाह सूरी जब मरते हैं तो मरने से पहले वो अपना मकबरा बनवाते हैं। मकबरा बनता है सासाराम, बिहार में। ओके, गंगा नदी और सोन नदी का एक एरिया है जहाँ लिंक होता है, वहाँ सासाराम में वो बहुत अच्छा मकबरा बनवाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ही वॉज द ओनली लीडर जिन्होंने अपना मकबरा बनवाया था, जबकि मरने के बाद ही लोगों का मकबरा बना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हुमायूं दोबारा आते हैं, तो हुमायूं के दोबारा वापस आने के बाद जब हुमायूं की डेथ होती है, तो हुमायूं की वाइफ हामिदा बानो ये बात करती हैं अकबर से, जो हुमायूं के बेटे हैं, और वो ये कहती हैं कि हुमायूं का मकबरा इतना बड़ा बनना चाहिए जो शेरशाह सूरी से बेहतर हो।
क्योंकि इसी के कारण तुम्हारे फादर परेशान थे। तो फिर कहा जाता है कि अकबर ने उस समय के सबसे अच्छे आर्किटेक्चर मिस्टर ग्यास उस समय माने जाते हैं, उनको बुलाया और दिल्ली में हुमायूं टॉम बनवाया, जो रेड स्टोन से बना, और उसका टॉम जो था वो मार्बल से बनाया गया था, वाइट मार्बल से, जो एक कह सकते हो इंडिया में मुगल आर्किटेक्चर का पहला नमूना था। दूसरा, जब और अकबर की डेथ होती है, फिर जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहां आते हैं। शाहजहां की वाइफ जब मुमताज़ मरती है 1632 में बुरहानपुर में, तो शाहजहां भी मुमताज़ के लिए ऐसा ही मकबरा बनाना चाहता है, बट जो हुमायूं के मकबरे से भी बेहतर हो। अब हुमायूं के मकबरे में रेड स्टोन लगा है और ऊपर जो टॉम जो बना है गुम्बद, वो मार्बल का है, लेकिन शाहजहां चाहते हैं कि पूरा मार्बल का स्ट्रक्चर बने, और वो पूरा मार्बल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो ताजमहल की इमेजिनेशन करते हैं। ताजमहल टेक्निकली बुरहानपुर में बनने वाला था, अगर हम ऐसे हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में देखें तो, क्योंकि मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में ताप्ती रिवर के कॉर्नर में जो किले हैं उसमें बुरहानपुर में डेथ हुई और वहीं उनको दफनाया गया। चूंकि बुरहानपुर की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, प्योर काली मिट्टी है, और ताप्ती नदी जो है वो भी उतनी चौड़ी नहीं है जितनी यमुना नदी है। फिर बुरहानपुर के पास मार्बल की कोई खदान नहीं, जो आगरा के पास राजस्थान में मार्बल की खदानें बनती हैं। तो इन्हीं किसी कारणों के कारण ये प्लान बनाया गया कि ताजमहल जो है वो आगरा में बनेगा। तो अब मुमताज़ को तो दफना दिया गया था इन बुरहानपुर, तो 6 महीने बाद कहा जाता है कि फिर से लेके उनकी बॉडी के जो बचे हुए हिस्से थे उनको लाकर वहाँ दफनाया गया जहाँ आज ताजमहल बनाया। अच्छा, इसमें एक थ्योरी ये भी आती कि पहले किसी और के लिए आए थे, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ये नहीं, ये ये दूसरी है, भी फिर लेके आए। ये भी कुछ किताबें इस लेवल पर बात करती हैं कि जहां मुमताज़ को दफनाया गया था हाँ। वहां पर उनकी कुछ सहेलियां भी दफनाई गई थी हाँ। जब उनकी डेथ हुई थी। और जब मुमताज़ की ग्रेव को लाया जा रहा था तो ऐसा कहते हैं कि मुमताज़ की जगह किसी किसी और को फ्रेंड लाया। का ग्रेव, तो आज भी ताजमहल में ऐसा कहते हैं कि मुमताज़ नहीं दफन है, कोई और दफन है। तो ये मिथ चलता है या पता थ्योरी है, किसको हम पता। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। अच्छा, हमने लास्ट एपिसोड में ऑफ कैमरा भगत सिंह की बात करी थी, पूरी नहीं हो पाई थी, उसको कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से। भगत सिंह का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिडेंस है जो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। एक्चुअली हुआ ये कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। फांसी का रीज़न था सॉन्डर्स मर्डर के, जो डीएसपी को इन्होंने गोली मारी थी वो। जब इनको फांसी दी गई तो ये फांसी का रूल होता है कि फांसी के समय जब फांसी दे दी जाती है तो किसी एक मजिस्ट्रेट को इस बात पर पुष्टि करनी होती है कि भाई इनको फांसी दे दी गई है और पर्सन की डेथ हो गई है। उस पेपर पर साइन करने के लिए उस समय का कोई मजिस्ट्रेट रेडी नहीं हुआ। क्यों? भगत सिंह का सेंटिमेंट था, Emotion पब्लिक थी, के feeling। इमोशंस थे, तो सारे को लगा कि भाई ऐसा हम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन वहीं पर एक मजिस्ट्रेट थे मोहम्मद अहमद रजा कसूरी नाम से, वो रेडी हो जाते हैं इस बात के लिए कि मैं मजिस्ट्रेट पेपर पे, उस पेपर पे साइन करूंगा, विटनेस पेपर पे। उन्होंने साइन कर दिए। अब ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 1947 आया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, सब कुछ अलग हो गया। भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर की जेल में। लाहौर को जब डेवलप किया जा रहा था तो उस समय भगत सिंह को फांसी जिस जेल में दी गई थी उस जेल को पूरा तोड़ दिया गया और वहां शादमान कॉलोनी नाम से कॉलोनी शादमान कॉलोनी आज भी बनी हुई है। बट वहां के लोगों ने कहा कि भगत सिंह हमारे भी फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया के थे, हमारे भी थे, तब तो एक ही था, तो भगत सिंह की वो मेमोरी को रखना चाहिए। तो उन्होंने शादमान कॉलोनी तो बनाई, बट एग्जैक्ट जिस जगह फांसी दी गई थी उस जगह को एक चौराहा बना दिया गया जहां पर आज भी लिखा हुआ है सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1974, लगभग 43 इयर्स बाद भगत सिंह की फांसी के, 1974 उसी चौराहे पर एक पर्सन का असैसिनेशन होता है। वो पर्सन का नाम है मोहम्मद अहमद रजा कसूरी। ये वही मजिस्ट्रेट जिन्होंने साइन किए थे भगत सिंह के उस पेपर पर कि मैं विटनेस हूं। ये नेचर का जस्टिस कहा जाता है कि 43 इयर्स बाद पूरी पलट कर वहीं पर आती है चीज। हालांकि मोहम्मद अहमद रजा कसूरी का असैसिनेशन भी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर भुट्टो के नाम पर आया था और उस समय मिस्टर भुट्टो पर केस भी चला और मिस्टर भुट्टो को फांसी भी दी गई थी इसी केस के चक्कर में, जुल्फिकार अली भुट्टो को, जिनकी बेटी बेनजीर भुट्टो बहुत फेमस कैरेक्टर है ना, पॉलिटिशियन रही पाकिस्तान में, जिनके हस्बैंड आसिफ अली जरदारी, जिनका कैरेक्टर जरवारी धुरंधर मूवी में दिखाया गया,
जो जरवारी उसमें दिखाए गए हैं ना हाँ, लीडर, वो आसिफ अली जरदारी हैं, ज़्यादा जिनकी वाइफ थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के फादर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इनका बेटा बिलावल भुट्टो अभी मंत्री भी है, अच्छा। जो पाकिस्तान की हाँ। सरकार है। जब भी कोई वॉर होता है, पावरफुल पीपल या लीडर उस टाइम कंट्रोल करते हैं या सोचते हैं कि कंट्रोल करें दुनिया पे, मैनिपुलेट करें। और जैसे हमने पुराने एपिसोड में बात करी थी, वॉर में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, आप अपना कंट्रोल बढ़ाओ, प्रॉफिट लो। तो एक क्वेश्चन ये आता है, क्या जो भी वॉर होते हैं या होने वाले हैं, अभी जो वॉर चल रहा है, जो लीडर हैं अभी वर्ल्ड के, ये उस टाइम कंट्रोल करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी आती है, वॉर वेपन सप्लाई करना रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें। एक वॉर क्या बिजनेस है पूरा, इन शॉर्ट? एक्चुअली वॉर बिजनेस जैसे ही होते हैं, जैसे मतलब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम था अय्यारी। हम्म, मनोज वाजपेयी और सिद्धार्थ सिद्धार्थ मल्होत्रा। मल्होत्रा की एक मूवी, और उस मूवी में मनोज वाजपेयी एज अ मेजर उन्होंने काम किया है। उसमें एक लाइन कहते हैं कि अगर किसी वॉर से किसी का प्रॉफिट हो रहा हो तो उस वॉर को कभी रोका नहीं जाता। हम्म, तो वॉर में सबसे बड़ा जो सिस्टम चलता है उसे कहते हैं वेपन्स हम्म, की जो इंडस्ट्री है, वो बूम पर चलती है। आज भी आप दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा कोई भी कंट्री करती है तो अपने डिफेंस पर करती है। तो ऐसे में हम्म, ये पॉइंट सही है कि लीडर अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए और बिजनेसमैन इन बिजनेसेस को इंक्रीज करने के लिए इसका प्लान करते हैं और वॉर लड़ते हैं। सेम डायलॉग शायद टाइगर जिंदा में था, आतंकवादी जो विलन था वो बोलता था कि ये डर नहीं है, वो बिजनेस है। अब आप इसको ऐसे कह लो कि दुनिया भर के जितने भी वॉर हैं उन हम्म, सारे वॉर में अमेरिकन वेपन यूज होते हैं। भाई ईरान में जो वेपन हैं, वो वेपन, या इराक के पास जो वेपन है, या इंडिया के पास जो वेपन है, और कश्मीर में जो हम्म, पाकिस्तान का एरिया जो है और वो जो हम्म, वेपन यूज करते हैं, सारे वेपन यूएस के दिए हुए हैं। तो टेक्निकली इंडिया यूएस के वेपन से पाकिस्तान हम्म, के यूएस के वेपन हम्म, को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों लड़ेंगे तो हम्म। बेनिफिट यूएस का ही होगा। तो ये कैपिटलिज्म कहा जाता है, वॉर क्योंकि कैपिटलिज्म। कोई भी कंट्री ले लो, जैसे दो कंट्री लड़ रही है, तीसरी कंट्री बोलेगी हमारे वेपन्स ले लो, वो अपने सप्लाई करेगी, उसको तो प्रॉफिट होगा, वो चाहता है वॉर बढ़े। ये अभी हुआ था जब ईरान ने कतर पर अटैक हम्म, किया। तो प्लान था कि कतर रिप्लाई करे, हम्म, बट कतर ने कह दिया कि हम रिप्लाई नहीं नहीं करेंगे, करेगी। हमारे जिस बेस पर अटैक हुआ वो यूएस का बेस था, हम्म, हमारा बेस नहीं था। तो क्यों नहीं करेंगे? तो कतर के जो शाह थे उन्होंने प्रॉपर कहा कि अगर हमने वॉर में एंटर कर गए कर गए। तो यूएसए हमारे ही रिसोर्सेस को यूज करेगा और हमारे ही रिसोर्सेस से ईरान पर अटैक अटैक करेगा। करेगा। ईरान उसके बदले में जब अटैक करेगा तो वो हम्म, हमारे रिसोर्सेस को खत्म हम्म, करेगा। तो हमारे रिसोर्सेस डबल लेवल पर खत्म होंगे। एक तो ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका अपने रिसोर्सेज यूज नहीं नहीं करेगा, करेगा। तो हमारे ही रिसोर्सेज से हम अटैक करें और फिर दूसरी कंट्री भी हम पर अटैक करके हमारे और रिसोर्सेज को खत्म कर दे, खत्म तो कर। हम अपनी कंट्री को क्यों क्वेश्चन में डालें हम्म, या प्रॉब्लम में डालें? तो इसलिए हम्म, टेक्निकली ये कहा जाता है कि वॉर लड़ना बिजनेस ज्यादा पॉइंट है ज़्यादा। एज कंपेयर टू स्ट्रेटेजिक। अब इसमें इंडिया पे आते हैं अपन। इंडिया की जो हम वेपन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं 90% है, बस 10% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिल रहे हैं वॉर्स में वेपन्स के लिए, क्योंकि आप कितना डिपेंडेंट रहोगे, कई वेपन्स नहीं आए। पॉइंट सही है। एक्चुअली हम यहाँ पर थोड़ा सा, मैं उसको करेक्ट करूँ कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा कर रहे हैं। हम्म, पहले हम सीधे वेपन करते थे, अब हम टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करने वाला काम कर रहे हैं, वेपन्स की बात कर रहा हूँ। जिससे मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है। तो क्योंकि बिल्कुल करना सही। भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान है, अटैक होते रहते हैं, वॉर होते रहते हैं। आप पूरा 90% अगर आपका इंपोर्ट है, टोटली दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो, तो इतना लॉन्ग टर्म देखें, कुछ हो जाए, उसके लिए सेफ नहीं है। आप अब प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं इसमें, ये अच्छी बात है, उनको टेंडर मिल रहे हैं बिल्कुल वेपन्स सही है, के। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का वेपन बनाने वाली इंडस्ट्री में आना भी एक खतरे की चीज़ थोड़ा है। सा अमेरिका में एक्चुअली जितने भी गन शूट होते हैं उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो वेपन्स बनाती हैं, वो बेचने के लिए वहाँ उन्होंने रूल बना दिया कि अमेरिका में राइट टू बियर आर्म, औजार रखना आपका एक फंडामेंटल राइट है। हमारे इंडिया में आप आर्म्स डायरेक्ट नहीं नहीं रख ले सकते, सकते। आपको उसके लिए लाइसेंस लगेगा, और लाइसेंस लेने से पहले भी आपको बताना पड़ेगा हम लाइसेंस क्यों क्यों ले रहे चाहिए। हैं? अमेरिका में अगर आप 18 के ऊपर हैं तो हम्म, आप वेपन रख सकते हैं। अब इतने वेपन बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रूल बनाना पड़ेगा कि जितनी बार भी स्कूल में शूट होते हैं हर बार ये आवाज़ उठाई जाती है कि भाई ये रूल ख़त्म करो। हम्म, वहाँ पर 19-20 साल के लड़कों को पेरेंट्स बर्थडे पर गन गिफ्ट करते हैं, क्योंकि
राइट टू बियर आर्म वो फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में अगर चला जाए वेपन बनाना, तब तो वो बिल्कुल जैसे मिर्ज़ापुर अगर तुमने देखी थी हाँ, कि वो कट्टे बनाने के लिए कट्टे चलाने, है ना भाई, करते हैं, जितने चलेंगे उतने उतने बनेंगे। बनेंगे और उतने बिकेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा, लिमिटेड उसमें रखो। लिमिटेड उसमें होना चाहिए। फिर आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पे। ये पहली बात तो ये नाम कैसे पड़ा, और इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। क्या ये डिसीजन ब्लेंडर था, क्योंकि इससे बहुत सारी एक थ्योरी आती है इसने देश को डिवाइड करा, कोई ये बोलते हैं कि इसने देश को यूनाइट किया। इसकी पूरी अपन डिटेल देखो, में बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब में हुआ एक ऑपरेशन था जो एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन था, मतलब आर्मी का ऑपरेशन था। और ये किया गया था कि पंजाब में एक ग्रुप क्रिएट हो रहा था जिसका नाम था खालिस्तान। ओके, ये खालिस्तान ग्रुप जो है जनरल सिंह भिंडरावाला उस समय एक लीडर थे, और उनके अंडर में ये बन रहा था, जो ये चाहता था कि पंजाब को कट करके एक अलग कंट्री country बनाया बनाए। जाए जो खालसा का एरिया, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का खालसा का एरिया खालिस्तान, वो बनाया जाए। ये टेक्निकली इंडिया की इंटीग्रिटी पर अटैक था। तो अगर उन सारे टेररिस्ट को मारा गया तो मैं यही कहूंगा कि ये डिसीजन तो सही था, अगर मैं इंडियन इंटीग्रिटी के Perspective से प्रोस्पेक्टिव से बात करूं। दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम कैसे मिला, तो इसकी कई थ्योरीज आती हैं। उसमें एक थ्योरी ये आती है कि जो जनरल टैबी थे, जो उस समय उस चीज़ को लीड कर रहे थे, जिनका नाम मिस्टर वी.के. नायर नाम आता है, कहते हैं कि जब वो अपने घर जा रहे थे और वहीं पर उन्होंने कि एसी रेफ्रिजरेटर है, ब्लू स्टार एसी आता है, उसका लोगो देखा था। अच्छा, और सडन उनके दिमाग में आया इसको ऑपरेशन ब्लू ब्लू स्टार स्टार कह रख दो। देते हैं। तो ये भी आता है कि इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका नाम आया, कि वो एसी रेफ्रिजरेटर के लोगो पर, हाँ, कि बस देखा और उन्होंने नाम दे नाम दिया। रख दिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि 1983 में पंजाब में डीआईजी अटवाल थे, जो फेमस मतलब आईपीएस ऑफिसर थे, सीनियर मोस्ट। डीआईजी अटवाल को गोल्डन टेम्पल में प्रेयर के से निकलते वक्त गोली मारी गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन डीआईजी की मौत का बदला लिया गया था इस ऑपरेशन से। जो आईपीएस होते हैं उनकी कॉलर में आप देखेंगे तो ब्लू रिबन जो लगा होता है, जो पहचान होती है आईपीएस की। कार में भी, गाड़ियों में भी देखेंगे तो स्टार लगे होते हैं, तो वो ब्लू स्टार होता है। तो वहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार वहाँ से आया। बट आप कहीं और सर्च करेंगे तो कहेंगे, कहा जाता है कि जस्ट वी.के. नायर को, मिस्टर जो जनरल थे, उनको एक एसी का लोगो दिखा और उन्होंने वो उसको नाम दे दिया। अब कंक्लूजन में, पुरानी कहावत है ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मोह माया के पीछे इतना मत भागो, जितना है उतने में सेटिस्फाई रहो। तुम्हारा पॉइंट सही है। हालांकि ये हिस्ट्रीज के जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं इससे लिंक डायरेक्ट नहीं नहीं होता, है। लेकिन मैं इसका आंसर तो मैं हिस्ट्री के एंगल से देता हूँ। बात सही है कि आप कितना भागोगे, कितना देखोगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंस याद आता है। मैं पंडित नेहरू की बुक पढ़ रहा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसमें इस बात का जिक्र था। एक बार है जो किंग अशोक हैं, फेमस मौर्यन किंग जिन्होंने सांची स्तूपा बनवाया। तो किंग अशोक अपने एम्पायर में बैठे हुए थे अपने दरबार में, और बहुत से लोग भी थे वहाँ पर। उनका छोटा भाई भी था, उसका नाम था तिस्सा। तिस्सा छोटा भाई, मतलब एक कह सकते हो नादान, जिसका बड़ा भाई राजा है, भाई नॉर्मल लिकर पीना, घूमना फिरना, मतलब मौज करना, कोई मौज काम नहीं, करना। क्योंकि भाई बड़े भैया राजा हैं। तो वो आराम से अपनी जीवन जीता था। इसी बीच क्या हुआ, एम्पायर में दो बौद्ध भिक्षु आते हैं। बौद्ध भिक्षु आके अशोक किंग से बात करते हैं। तो तिस्सा देखते ही उनका अनादर करके कहते हैं, अरे यार फिर आ गए तुम लोग, तुम्हें मन नहीं करता ये सब कैसे घूमते रहते हो तुम, मतलब बाल वाल कटवा कर, तुम्हें जीने का मन नहीं करता, दारू वारू पीने का मन नहीं करता। तो बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोलते हैं, शांत खड़े रहते हैं। अशोक भी देखता है, अशोक को भी लगता है यार ये कैसे बात कर रहा है, मतलब बौद्ध भिक्षु आचार्य लेवल के लोग होते हैं, उनसे नहीं ऐसा बात करना चाहिए। तिस्सा लेकिन भाई वो तो अपने मूड में रहता है। तो अशोक कहता है बौद्ध भिक्षुओं से कि माफ़ करिए महाराज, नादान बच्चा है इसलिए वो शायद ऐसा बोल दिया होगा। ठीक है, बात वहीं खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अशोक का एक मंत्री होता है राधागुप्त। राधा राधागुप्त राधा को। राधागुप्त तिस्सा के पास आते हैं और तिस्सा से कहते हैं कि तिस्सा यार मेरा मन कर रहा है तुम एक बार राजा के सिंहासन पे बैठ के देखो। तो तिस्सा कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा, भैया का है, मैं क्यों बैठूं, मतलब अरे नहीं नहीं तुम बैठ के देखो, बहुत अच्छे लगोगे तुम। तिस्सा कहता है अच्छा राधागुप्त अगर तुम कह रहे हो तो मैं बैठ के देखता हूँ। तो तिस्सा बैठ जाता है, बैठ के कहता है अरे यार ये तो चुभ रही है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, नादान उसमें। लेकिन उतनी देर में अशोक आ जाता है। अशोक तिस्सा को सिंहासन पे बैठा देख लेता है। राजा की कुर्सी पे बैठना देशद्रोह माना जाता है। अशोक को गुस्सा आता है। अशोक तिस्सा से कहता है कि ये तुमने गलत किया और इसकी एक ही सज़ा है, वो है मृत्यु की सज़ा। अब तिस्सा घबरा जाता है कि भाई मृत्यु की सज़ा, तो
वो कहता है कि भैया मेरी गलती नहीं थी, मैंने मैं तो ऐसे खेल नहीं, खेल राधा में। गुप्त ने कहा हाँ। था। राधा गुप्त मना कर देता है, मैंने कब कहा था। अब अशोक ये कहता है कि तुम्हारी मंशा यही है कि तुम मुझे हटाओ और सिंहासन पे बैठो, मैं समझ गया। तिस्सा तिस्सा मना कर देता है कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा गुप्त भी कहता है कि महाराज सजा मत दीजिए। अशोक कहता है नहीं, इसे मृत्यु की सजा दी जाएगी और 7 दिन बाद इसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अब तिस्सा घबरा जाता है। तिस्सा कहता है, बहुत रोता है, राधा गुप्त भी मना करता है। अशोक कहता है कि 7 दिन तक इसे जो चाहिए वो दे दो, डांस, खाना पीना, दारू, जो चाहिए वो दो, लेकिन 8वें दिन सुबह होते ही इसको फांसी चढ़ा दी जाएगी। डन। 7 दिन के लिए तिस्सा सब कुछ एंजॉय करता है, सब है ना, ये सब उसके लिए डांस वांस, नट्य नाट्य सब आ जाते हैं। 7वां दिन आता है, अशोक आता है तिस्सा के पास। अशोक कहता है कि और तिस्सा, कल का दिन है, आखिरी सूरज है तुम्हारा, सब एंजॉय किया तुमने, डांस वांस, खाना वाना सब मिला। तिस्सा कहता है अब जिसको ये पता हो कि कल मरना हो, वो कैसे एंजॉय कर सकता है। मतलब ये सारी चीजें तो उसके लिए नश्वर है, ये सारी चीजें। तो अशोक कहता है कि वो बौद्ध भिक्षु भी ऐसे ही हैं। उनके जीवन में उनको सत्य ये पता चल गया कि एक दिन तो मृत्यु आनी है। जब आनी है तो इन सारी नश्वर चीजों के एंजॉयमेंट में अपना टाइम मत बर्बाद करो। और तब तिस्सा को समझ में आता, ये पूरा खेल होता है जो राधा गुप्त और अशोक रचते हैं तिस्सा को समझाने के लिए कि बौद्ध धर्म क्या कह रहा है और एक्चुअली मोहमाया के पीछे भागना या नहीं भागना ये क्यों भगवान बुद्ध ने कहा था। और तब तिस्सा को समझ में आता है। अशोक कहता है कि तिस्सा तुम्हारी फांसी की सजा नहीं है कुछ, तुम कल से वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो तिस्सा ये कहता है कि नहीं, अब मैं एम्पायर छोड़ूंगा और मुझे बौद्ध भिक्षु बनना है। और तिस्सा एम्पायर छोड़ के बिहार गया चला जाता है और वहाँ गौतम बुद्ध की तरह तपस्या करता है। तो ये स्टोरी जो है वो ये बताती है कि मोह माया और ये सारी चीज़ें एक समय ख़त्म हो जानी है, तो क्यों उसके पीछे ज़्यादा भागना। आपका जो जीवन है उसमें ज्ञान प्राप्ति, उसमें लोगों से मिलना, अच्छा व्यवहार करना, किसी को दुख ना देना, बस इसको अगर आप चलाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अननेसेसरी आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अब आप इसको ऐसे देखो, डोनाल्ड ट्रंप 79-80 ईयर्स ओल्ड, व्लादिमीर पुतिन 79-80 ईयर्स ओल्ड, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी 79-80 ईयर्स ओल्ड, जो ईरान में जो लीडर मरे आयतुल्ला वो भी 79-80 ईयर्स ओल्ड थे, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वो भी 75 प्लस हैं। ये सारे लीडर्स अपने जीवन जी चुके हैं। मतलब इनके लिए फ्यूचर में क्या बचा है? कुछ नहीं। मतलब अब मौत ही आनी है अगर ऐसे देखें तो। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है, हम नहीं चाहेंगे कभी कि भाई, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हम देखें तो भाई 80 ईयर्स में है, 85-90, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी डेथ ऐसे हो, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सबकी अपनी एक लाइफ हो चुकी है। इस वॉर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसको होगा जो यंग जनरेशन है, जिनकी फ्यूचर की चीजें। तो 79-80 की एज में आपकी डिजायर है कि अभी भी ईरान को आपको कंट्रोल करना है, भैया डिजायर खत्म करो, पीस के लिए जाओ। क्योंकि अगर आपने एक बम गिराया तो दूसरा बम वो गिराएंगे और आई फॉर एन आई, वो पूरा तुमने तो वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा। तो आगे वाली जनरेशन है। इसीलिए ये लाइन कहा जाती है जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना, मोह माया के पीछे मत भागो। ये बहुत बड़ी चीज। एक बार फिर से सर थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा इस बार भी आपसे बात करके। और आप सबका पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर लाएंगे।